हाय एवरीवन, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो आज हम लोग देखने वाला है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। यहाँ से एक क्वेश्चन तुमको मिल सकता है देखने को 6 नंबर के आसपास, तो इसको बढ़िया से समझ लेना। ये अपना जो कंपनी अकाउंट्स है उसी का ये पार्ट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आज क्लास में हम लोग समझ लेते हैं। तो चलो फिर क्लास शुरू करते हैं। इसमें समझने वाला बात यह है कि इसमें तीन पार्ट है। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर तीन पार्ट है। सबसे पहले आता है फाइनेंस, फिर इन्वेस्टिंग, फिर ऑपरेटिंग। अब तुम जब बिजनेस शुरू करने जाएगा तो सबसे पहले तुमको क्या जरूरत पड़ने वाला है भाई? मनी। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग फाइनेंस। और ये फाइनेंस तुमको कहाँ से मिलेगा? अब हो सकता है तुमको घर वाला पैसा तुमको दे दे, तो तुम तो बढ़िया है, पैसा मिल गया, अब बिजनेस चालू करो। लेकिन अगर तुमको पैसा नहीं मिला, अगर घर वाला तुमको पैसा नहीं दिया, तो तुम बैंक से लोन ले सकता है, अपना कंपनी का शेयर इशू करके पैसा उठा सकते, या फिर डिवेंचर, अपना कंपनी का डिवेंचर बेच के पैसा मार्केट से उठा सकते। तो ये है तरीका जिससे तुम फाइनेंस करने का अपना बिजनेस, जिस तरीके से तुम अपना बिजनेस को फाइनेंस कर सकते। तो ये पहला अपना पार्ट हो गया, फाइनेंस। अब एक बार तुम फाइनेंस जुगाड़ कर लिया, पैसा का जुगाड़ हो गया, तो अब तुम क्या करेगा? अब तुम करेगा इन्वेस्ट। अब देखो, कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले सामान तो चाहिए। तुम अगर मान लो कोई शोरूम खोलने वाला है, तो पहले तो उसका तुम फर्नीचर वगैरह बनाएगा, अपना शोरूम तैयार करेगा, तो उसमें तो इन्वेस्ट कर ही रहे ना। तो उसको, उसी को इन्वेस्टमेंट को हम लोग बोलते हैं कि फिक्स एसेट खरीदना। ठीक है, फिक्स एसेट वगैरह खरीदता है जब भी हम लोग बिजनेस शुरू करते हैं। पैसा आ जाने के बाद हम लोग क्या करता है? इन्वेस्ट करता है। अगर मान लो हम कोई फैक्ट्री खोलना चाहता है, तो पहले तो मशीन वगैरह बैठाएगा जिससे हम सामान बना सके, तो वो क्या है? वो है मेरा इन्वेस्टिंग। और उसमें हम क्या करते हैं? अपना फिक्स एसेट खरीदता है जिससे हम चीजों को चला सके, जिससे अपना बिजनेस चला सके। आ गया बात समझ में? बढ़िया यार, बहुत जल्दी समझ जाता है तुम लोग। अब एक बार सारा जुगाड़ हो गया, फाइनेंस जुगाड़ हो गया, इन्वेस्टिंग भी हो गया, ठीक है, सारा सामान वगैरह खरीद लिया हम। अब क्या चालू करेगा हम? ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग मतलब अपना काम, बिजनेस का काम। ठीक है, अगर मान लो हम चालू किया है कि हम क्लॉथ्स बेचेगा, तो अपना शोरूम स्टार्ट कर दिया, सब कुछ बना लिया, अब सामान बेचेगा, बेच के हमारा सेल करेगा, उसमें से प्रॉफिट कमाएगा, तो उसी को बोलते हैं हम लोग ऑपरेटिंग। तो क्या होता है? पहले फाइनेंस आता है, फाइनेंस के अंदर हम लोग पैसा का जुगाड़ करते हैं अपना बिजनेस के लिए। अब एक बार पैसा का जुगाड़ हो गया, तो हम लोग इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं अपना बिजनेस के अंदर, जिसमें हम लोग एसेट वगैरह खरीद, एसेट मतलब मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, तो ये सब टाइप का जितना भी फिक्स एसेट है ये सब खरीदता है। इसके बाद आता है क्या? ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग मतलब जहां हम लोग अपना काम चालू करता है और पैसा वगैरह कमाता है, जिससे अपना बिजनेस चलता है। तो ठीक है, तो तीन यूनिट है यहाँ पे। पहले होगा फाइनेंस एक्टिविटीज, फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और ऑपरेटिंग। तो सबसे पहले देखो हम लोग क्या करेगा, हम लोग देखेगा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पैसा कहाँ से आ रहा है। अब देखो, ये जो तुम्हारा चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। मतलब इस ऑपरेटिंग में से, ये जो तुम्हारा ऑपरेटिंग मतलब बिजनेस का जो काम है ना, इसमें से कहाँ से पैसा आ रहा है और कहाँ पैसा जा रहा है, वो हम लोग को देखना है। पैसा मतलब, ठीक है, कैश कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, और ले दे के ऑपरेटिंग वाले से कितना पैसा बना है या फिर कितना पैसा हाथ से गया है। वैसे ही हम लोग इन्वेस्टिंग का भी देख सकते, जिससे हमको मालूम चले कि इन्वेस्टिंग से कितना खर्चा हुआ है और कितना इनकम हुआ है या फिर पैसा आया है। वैसे ही फाइनेंस मतलब कहीं अगर हम पैसा कहीं से आया है मेरे पास, तो कहाँ से आया है, कितना आया है, और कहीं गया है तो कहाँ गया है, कितना गया है। ठीक है, तो ये तीन पिलर होता है किसी भी बिजनेस का, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंस। तो सबसे पहले हम लोग देखिएगा कि ऑपरेटिंग से कैसे हम लोग निकाला जाए अपना बिजनेस का कैश फ्लो। हम लोग निकालेगा किससे? ऑपरेटिंग से। ठीक है, ऑपरेटिंग से हम लोग क्या निकालेगा? अपना बिजनेस का कैश फ्लो स्टेटमेंट। आया बात समझ में? चलो आगे देखते हैं। तो पहले ये समझ लो, ये क्या है? ये है ऑपरेटिंग स्टेटमेंट का, ऑपरेटिंग स्टेटमेंट का फॉर्मेट। ये क्या है? फॉर्मेट है। इसी फॉर्मेट के हिसाब से तुमको काम करना। आ गया बात समझ में? समझा कि नहीं वो बताओ। आया ना समझ में? हमको क्या करना है? हमको निकालना है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हमारे पास कितना पैसा आया और कितना गया। अब ये देखना, ये देखो, ये जो फॉर्मेट है ना, ये बहुत लंबा चौड़ा लग रहा है, वो ठीक है, तो डरने वाला बात नहीं है। ये करते करते तुमको समझ में आ जाएगा और तुम्हारे दिमाग में फिक्स हो जाएगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन बनाएगा, सारा खेल समझ में आ जाएगा। पहले हम लोग देखें, यहाँ पे प्रॉफिट वगैरह लिखता है, फिर इसमें कुछ चीजें प्लस होगा, माइनस होगा, फिर यहाँ पे करते करते हम लोग निकल जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, फिर ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अब देखो, ये है अपना क्वेश्चन। क्या बोलता है यहाँ पे? एक्स लिमिटेड मेरे प्रॉफिट ऑफ 5 लाख आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग आइटम्स। तो ये कुछ कुछ चीजें यहाँ पे दिया हुआ है, देखो, गुडविल रिटर्न ऑफ, फिर डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, फिर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे रखा है। और तुमको नीचे बोलता है कि कैलकुलेट
कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कितना कैश आया गया, कितना आया कितना गया, वो तुमको निकालना है। यहाँ तक बात समझ में आ गया? करना क्या है, ऑपरेटिंग। यहाँ पे देखो कौन सा हिसाब से तुमको करना है वो तुमको बता देगा क्वेश्चन में, कि ऑपरेटिंग है ना इन्वेस्टिंग है ना फाइनेंस है। तो यहाँ पे हम लोग को बोल रहा है कि ऑपरेटिंग से काम करके बताओ कि कितना पैसा आया और कितना गया। तो तुमको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तुमको करना ये है कि ये है तुम्हारा नेट प्रॉफिट, इस साल का नेट प्रॉफिट। तो तुम यहाँ लिखेगा सबसे पहले नेट प्रॉफिट। क्या लिखा हम लोग, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये भी अमाउंट कॉलम है, ये भी अमाउंट कॉलम है, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली तुमको 5 लाख को यहाँ लिखना है। अब क्या करना है तुमको, फॉर्मेट में जाओ और देखो कि तुमको क्या बोला है फॉर्मेट में। फॉर्मेट में बोला है तुमको कुछ ऐड करना है। यहाँ क्या ऐड करना है, अब इस 5 लाख में हमको कुछ चीजें ऐड करना है और उसका क्या नाम है, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। अब देखो होता यहाँ पे ये है कि जैसे तुम पीएल अकाउंट बनाते, ठीक है, याद करो जब तुम फाइनल अकाउंट बनाता है और पीएल अकाउंट बनाते हो, तुम क्या करता है, मान लो तुम्हारा यहाँ पे आ गया क्या, ग्रॉस प्रॉफिट कितना, 5 लाख। अब इस 5 लाख में से तुम सारा खर्चा वगैरह माइनस कर देता है, जैसे कि सैलरी का खर्चा है मान लो, रेंट का खर्चा है मान लो 10,000, और डेप्रिसिएशन का खर्चा है मान लो, तो टोटल हो गया 5 लाख तुम्हारा इनकम था यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट। ये 5 लाख तुम यहाँ भी लिख, 5 लाख में से तीनों खर्चा माइनस करेगा तो 5 में से 30 गया तो कितना बचेगा, 4,70,000, 70,000। और इसको तुम नाम देगा नेट। क्या नाम देगा, नेट। 5 लाख अपना ग्रॉस प्रॉफिट था, इसमें से हम लोग 30,000 माइनस कर तो बचा कितना, 4,70,000, इतना ही बचेगा। अब तुम ध्यान से देखो यहाँ पे क्या दिया है, सैलरी। अभी जो सैलरी है ये तो तुम किसी को दिया होगा, ये पैसा तुम किसी को दिया होगा, वो लेके चला गया होगा अपना घर। वैसे ही रेंट, रेंट मतलब भाड़ा, ये भी तुम किसी को दिया, वो भी लेके चला गया। अब ये क्या है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या है, ये हम लोग किसी को पेमेंट नहीं करते हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, तुम्हारा कोई मशीन था, कोई फिक्स एसेट था तुम्हारा, ठीक है, मशीनरी हो सकता है कुछ भी, उसका वैल्यू गिर गया, मान लो वो था 50,000 का और उसका 5,000 का वैल्यू गिर गया, तो अब कितना हो गया, 45,000। तो ये जो 5,000 जो डेप्रिसिएशन है ना, वो तुम यहाँ खर्चा में दिखा है, लेकिन ये 5,000 जो है ना तुम किसी को दिया नहीं है। ये क्या है, ये है नॉन कैश आइटम, मतलब ऐसा खर्चा जो हम लोग किसी को पेमेंट करता नहीं है, इसमें कोई लेन देन नहीं होता है, बस हम लोग अलग से अपना बिजनेस का खर्चा दिखा दें। अब ये जो 5,000 है ना, ये तुम्हारा खर्चा, एक्चुअल खर्चा है नहीं, ये बस तुम क्या किया है अपना, क्योंकि तुम्हारा मशीन का वैल्यू गिर गया है तो इसीलिए तुम खर्चा में इसको दिखा दिया है। लेकिन ये जो 5,000 है ये तुम्हारे पास ही है, ठीक है, ये 5,000 तुम्हारे पास ही है, ये किसी को तुम दिया नहीं है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग नॉन, क्या बोलते हैं इसको, नॉन कैश। नॉन कैश आइटम है, मतलब इससे कोई लेन देन नहीं हुआ है, कोई ट्रांजेक्शन हुआ नहीं है इसका, मतलब ऐसा नहीं है कि तुम ये पैसा 5,000 तुम किसी को दिया है। अगर ये पैसा तुम्हारे पास ही है और हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे कैश का हिसाब किताब, तो तुम कितना कर दिखा दिया यहाँ पे प्रॉफिट, 4,70,000। क्यों क्यों, क्योंकि 30,000 तो माइनस किया। लेकिन अगर इस डेप्रिसिएशन को अगर हम इसमें वापस प्लस करें तो हमारे पास में कैश कितना दिखेगा, 4,80,000 दिखेगा। कितना दिखेगा, 4,80,000। तो वही करना है, कोई भी आइटम, ऐसा कोई भी चीज को जो कि नॉन कैश आइटम है, नॉन कैश, पैसा हमारा कम नहीं हुआ, मतलब कैश हमारा हाथ से गया नहीं है, उसको तुम क्या करेगा वापस, या फिर नॉन ऑपरेटिंग है, मतलब वो ऑपरेटिंग का हिस्सा है ही नहीं लेकिन फिर भी तुम उसको माइनस कर दिए, तो उसको वापस क्या करना पड़ेगा। आ गया बात समझ में, आ गया। नीचे में ये बात जो हम बता रहा है अभी कि नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग क्या है, तो नीचे में हाँ लिखो, वापस से एक बार समझ जाओ। वापस से समझने वाला बात ये है यहाँ पे कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नॉन कैश वाले को ना इस 5 लाख में से माइनस कर चुका है, हम लोग 5 लाख में से माइनस कर चुका है वापस, तो उसको वापस प्लस करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो पैसा तो हाथ से गया ही नहीं है और हम लोग यहाँ पे कैश का हिसाब किताब कर रहे हैं, यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस का हिसाब किताब नहीं हो रहा है, यहाँ पे कैश का हिसाब किताब हो रहा है। तो तुम्हारे कैश कितना आया था ऑपरेटिंग से, कैश वाला चीज है, उसको वापस से प्लस करना है। तो यहाँ पे देखो 5 लाख में से 30,000 रुपये माइनस कर चुका, क्योंकि इसके अंदर सैलरी, ठीक है कोई बात नहीं, बढ़िया है, वो माइनस कर दो, ये रेंट भी माइनस कर दो, लेकिन ये जो 10,000 जो है ना वो भी माइनस हो चुका है। तो कितना बचा था, 4,70,000। लेकिन हमको माइनस करना नहीं है 10,000, तो हम इसको अगर वापस प्लस कर दे तो हमको कैश कितना दिखेगा, 4। समझने वाला बात यह है कि अगर जो भी कैश नॉन कैश आइटम है उसको वापस से प्लस करना है। क्यों, क्योंकि वो माइनस हो चुका है बिना मतलब का, वो कैश अभी भी हाथ में ही है अपना। और दूसरा बात, अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग है जो कि माइनस हो चुका है तो उसको वापस से प्लस करना है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब तुम अपना फॉर्मेट में जाओ, अभी जो हम तुमको फॉर्मेट दिखाया था उस फॉर्मेट में जाओ और देखो कौन कौन सा चीज है जो यहाँ पे प्लस करने का बात दिया हुआ है फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, कौन कौन सा चीज है जो कि हमको दिया है फॉर्मेट में प्लस करने के लिए, उसको प्लस कर डालो। तो सबसे पहले चीज जो हम प्लस करेगा वो है डेप्रिसिएशन। देखो यहाँ पे दिया है डेप्रिसिएशन, ठीक है, तो सबसे पहले इसी को उठाओ और यहाँ लिखो तुम
डेप्रिसिएशन ऑन, तो यहाँ हम 50,000 लिखेगा। और क्या प्लस करना है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ठीक है। ये भी, ये क्या है, ये एक्चुअली नॉन ऑपरेटिंग है, ये ऑपरेटिंग का नहीं है। मशीनरी कहाँ होता है, इन्वेस्टिंग वाले में, तो इसको भी तो वापस प्लस करेगा। ये खर्चा में दिखा दिया था, हम इसको वापस से प्लस करना है। कौन सा, ये वाला लॉस ऑन सेल ऑफ। और क्या है इसके बाद, ये देखो प्रोविजन, प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेप, ये भी तुम्हारा नॉन कैश है, तो इसको भी प्लस करना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप कितना, 10,000, इसको भी हम लोग प्लस करेगा। इसके बाद क्या है, ये देखो गुडविल रिटर्न ऑफ, ठीक है, इसको भी प्लस कर डालो। तो तुम सारा लिख, जो जो प्लस करना था वो सारा तुम लिख, जो जो प्लस करना था वो तुम सारा लिख चुके। अब तुम करेगा इसको प्लस, तो इन सबको जब तुम प्लस करेगा तो तुमको मिलेगा 85,000। अब क्या करो, इस 5 लाख में, 5 लाख में ये 85,000 को प्लस कर डालो, ठीक है। क्यों प्लस किया, क्योंकि ये नॉन कैश था और नॉन ऑपरेटिंग था, इसलिए इसको वापस प्लस किया। तो इसमें हो जाएगा तुम्हारा कितना, 5,85,000, 5,85,000। चलो ठीक है यहाँ तक। अब देखो कुछ चीज तुमको माइनस भी करना, कुछ चीज तुमको लेस भी करना था। कौन सा, जो कि नॉन ऑपरेटिंग है या फिर नॉन कैश है, ठीक है, जो कि बिना मतलब का इसमें प्लस हो गया है, उसको तुमको माइनस करना पड़ेगा। कौन सा, ये रहा, ये क्या है, ये गेन ऑन सेल ऑफ लैंड। ये तो तुम्हारा इन्वेस्टिंग वाले का काम है, वो तो इन्वेस्टिंग में जाना चाहिए। तो यहाँ क्यों दिख रहा है ये, तो इसको हटाओ यहाँ से, तो इसको तुमको माइनस करना है। क्या है, 7,500, इसको माइनस करना है, तो बचेगा कितना, 5,77,500। और इसको तुम क्या नाम देगा, ये जो निकला है इसको तुम नाम देगा, तो ये जो निकला है 5,75,077,500, इसको नाम देगा तुम नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। इसके बाद हम लोग आएगा क्या, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में, और हम लोग देखेगा कि क्या बढ़ा है और क्या नुकसान हुआ है, कहाँ से पैसा गया और कहाँ से आया है। तो यहाँ तक तो काम समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। अब तुम ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में आ जाओ और देखो कि कौन सा करंट एसेट है और कौन सा करंट लायबिलिटी है। अब देखो सबसे पहले हम करंट एसेट पे आता है। करंट एसेट पे हम आता है पहले। अब मान लो साल के शुरुआत में स्टॉक था हमारा, और अब हमारा दिख रहा है स्टॉक कितना, 20,000। तो हमारा स्टॉक जो है वो कम हुआ है ना बेसी हुआ है साल के आखिरी में, ये शुरुआत में था, ठीक है, साल के शुरुआत में, ये आखिरी में। तो 50,000 था, 50,000 से कम हो गया कितना, 20,000 हो गया, मतलब 30,000 कहाँ गया, बिक गया, ठीक है, स्टॉक बिक गया होगा, तो 30,000 का पैसा आया होगा हाथ में, समझ रहे हैं, 30,000 का पैसा आया होगा हाथ। करंट एसेट अगर डिक्रीज होता है तो क्या करना है, देखो यहाँ पे डिक्रीज हुआ कि नहीं, 50,000 था, 50,000 से 20,000 हो गया, तो 30,000 तो कम हो गया ना, 30,000 क्या हुआ, कम हुआ, डिक्रीज हुआ है करंट एसेट। कौन सा करंट एसेट, तो क्या करना है, 30,000 प्लस करना है इसमें, ये जो अमाउंट है इसमें 30,000 प्लस करना है। क्यों, 30,000 पैसा आया होगा, स्टॉक कम होने की वजह से पैसा आया होगा क्योंकि बिका होगा। ये बात समझ में आ गया तुमको। वैसे ही अगर मान लो 70,000 था स्टॉक शुरुआत में, और हमारा जो स्टॉक है वो 1,00,000 हो गया, तो 30,000 तो बढ़ गया, 30,000 क्या हो गया, बढ़ गया मतलब स्टॉक हम और खरीद के लेके आए हैं। तो अभी क्या करना है तुमको, माइनस। तो फिर से इसको बढ़िया समझ लो, अगर करंट एसेट अपना डिक्रीज हो रहा है तो प्लस करना है, करंट एसेट अगर बढ़ रहा है मतलब माइनस करना है। ठीक, यहाँ तक तुमको समझ में आ गया होगा। अब हम आता है करंट लायबिलिटी के। करंट लायबिलिटी में क्या करना, तो करंट लायबिलिटी मतलब बैंक लोन, ठीक है, बैंक लोन होता है। बैंक लोन था तुम्हारा 50,000, अब साल के आखिरी में जब साल खत्म हुआ तो दिख रहा है कि जो बैंक लोन है वो हो गया है तुम्हारा 40,000। लोन क्या होता है, जो कि तुम बैंक से पैसा लेके बैठा है, अब वो पैसा 50,000 था शुरुआत में, अब यहाँ पे 40,000 दिख रहा है, मतलब 10,000 तुम क्या कर दिया, तुम वापस किया है, तभी तुम्हारा लोन कम हुआ है। 50,000 चुकाना था, अब तुमको दिख रहा है कि 40,000 चुकाना है, तो 10,000 कहाँ गया, 10,000 तुम चुका दिया। यहाँ पे देखो करंट लायबिलिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब हाथ से पैसा आया है ना गया है। तो क्या करना है, कैश यहाँ पे अगर डिक्रीज हो रहा है तो माइनस करना है। क्यों माइनस करना है, क्योंकि देखो 50,000 था, 50,000 से अब 40,000 हो गया, तो 10,000 क्या किया तुम तो वापस कर दिया ना बैंक लोन, तभी यहाँ पे माइनस किया है हम लोग। अगर मान लो लोन था तुम्हारा 1,00,000 और यहाँ पे लोन दिख रहा है अब 1,50,000, इसका मतलब क्या, 50,000 तुम और लेके आया, तो अगर ये इंक्रीज होता है तो प्लस करना है। तो इतना बात समझ में आ गया तुम लोगों को। तो यहाँ से ये चीज को लिख लो अपने नोट कॉपी, ये वाला चीज, करंट एसेट अगर डिक्रीज हो रहा है प्लस करना है, इंक्रीज हो रहा है तो माइनस करना है। करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रहा है तो माइनस करना है, इंक्रीज हो रहा है तो प्लस करना है। तो उल्टा है, देखो ये अगर कम हो रहा है तो प्लस करना है, लेकिन ये कम होना है तो माइनस करना है, तो उल्टा है, याद रखना। ठीक है, इस बात अगर तुमको समझ में आ गया
तो तुम बना लेगा आगे। हमको ये देखना है कि कौन सा करंट एसेट है, कौन सा करंट लायबिलिटी है। तो ये जो बी आर है ये क्या है, ये है तुम्हारा करंट एसेट, पता ही है तुमको। प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड मतलब तुम पहले एडवांस में खर्चा कर दिया, तो ये भी तुम्हारा करंट एसेट। बीपी करंट लायबिलिटी है, एक्सपेंसेस पेएबल करंट लायबिलिटी है। तो अब देखो ये जो बी आर है, बी आर जो है ये क्या हो रहा है, ये 52,000 है, ठीक है। ये 31/3/2023 और ये 31/3/2024, ये समझ लो ये लास्ट ईयर है और ये करंट ईयर। तो तुमको पहले लास्ट ईयर को देखना है, फिर इस साल को देखना है, पहले लास्ट ईयर को देखना है, फिर इस साल वाला का हिसाब किताब देखना है। तो ये एक साल का हिसाब किताब है, लास्ट ईयर के में इतना था, इस साल में इतना हो गया। तो ये जो बी आर है ये क्या हुआ है, ये तो इंक्रीज हुआ है। बी आर जो है ये इंक्रीज हुआ है, बी आर जो है ये इंक्रीज हुआ है। तो अब देखो जो करंट एसेट है, इंक्रीज होने से क्या करना, माइनस करना पड़ता। तुम यहाँ लिखेगा लेस इंक्रीज करंट एसेट, ठीक है, इंक्रीज इन करंट एसेट। तो एसेट कौन सा है, बी आर है। और बताओ कितना बढ़ा है ये बढ़ा है 26,000, 26,000, तो लिख डालो। इसके बाद देखो ये प्रीपेड एक्सपेंस, ये करंट एसेट है, ये 2,000 है और ये 3,000 है, तो यहाँ पे भी बढ़ा है। और बढ़ने से क्या करना होता है, लेस। तो यहाँ पे कितना लेस होगा, 1,000, तो यहाँ हम 1,000 लिखेगा और क्या लिखेगा, प्रीपेड एक्सपेंस लिख दिया। इसके बाद देखो ये जो बीपी ये क्या है, करंट लायबिलिटी है, और ये क्या हो रहा है 40,000 है और ये 51,000 है, तो बढ़ा है ना। तो इंक्रीज होने से क्या होता है, प्लस। तो यहाँ तुम लिखेगा एड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। और करंट लायबिलिटी कौन सा था, ये बीपी। कितना बढ़ा है ये बढ़ा है 11,000, ये बढ़ा है 11,000, तो यहाँ लिख डालो। उसके बाद मेरे को एक्सपेंसेस पेएबल, एक्सपेंसेस पेएबल कितना है 34 और इधर हो गया 20,000। तो ये तो कम हुआ है, कम होने से क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है, तो लेस। तो यहाँ पे आ जाओ लेस। ये क्या है, ये है तुम्हारा डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। क्या है ये, एक्सपेंसेस पेएबल। कितना 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 कम हुआ है 14,000, तो 14,000 तुमको माइनस करना पड़ेगा। तो ये दोनों माइनस वाला है, तो हम इसको माइनस वाले को ले लेता है यहाँ पे। इन सबको प्लस करके माइनस कर देता है, ठीक है। तो इन सबको प्लस करेगा तो 41,000 आएगा। तो इस 5,77,500 में से तुम ये 41,000 को माइनस कर दो, तो यहाँ बचेगा अपना 5,36,500। इसमें हमको ये 11,000 को प्लस करना है, तो बचेगा अपना हाथ में यहाँ पे 547,500। और ये जो 547,500 इसको हम लोग नाम देगा नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो देखो एक बार फिर से समझ जाओ यहाँ पे हम क्या किया, यहाँ तक तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जैसे हम तुमको बताया था, थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं। क्या बताया हम तुमको देखना है कि करंट एसेट है और करंट लायबिलिटी कौन कौन सा है और क्या हो रहा है। तो ये जो बी आर है, ये बी आर देखो क्या हो रहा है, ये तो इंक्रीज हो रहा है, 52 से 78 हो गया, इंक्रीज हो रहा है। और इंक्रीज होने से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, इंक्रीज होने से माइनस करना पड़ेगा। तो तुम यहाँ पे लिखेगा लेस, माइनस करना है इंक्रीज इन करंट एसेट, कौन सा, बी आर। अब कितना इंक्रीज हुआ है, ये 52 से 70 मतलब 26,000। इसके बाद में प्रीपेड एक्सपेंस, ये क्या हुआ है, ये भी इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज होने से माइनस करना पड़ेगा कितना, 1,000, ठीक है। ये दोनों हो गया। अब देखो ये बीपी, बीपी क्या है, करंट लायबिलिटी, और करंट लायबिलिटी ये क्या हुआ है, ये इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज होने से प्लस करना पड़ेगा। तो ये रहा इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, बीपी। कितना बड़ा है ये बड़ा 11,000, तो ये रहा 11,000 प्लस में, ठीक है। उसके बाद में आ गया क्या, एक्सपेंसेस पेएबल, एक्सपेंसेस पेएबल कितना, ये देखो क्या हो रहा है, ये तो लेस हुआ है, और लेस होने से क्या करना, माइनस करना पड़ता है। तो यहाँ पे डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, लेस करना पड़ेगा कितना, 14,000। तो ये सारा लेस वाला है, तो इसमें से हम ये क्या कर दिया, सारा को माइनस कर दिया, 41,000 को माइनस कर दिया, तो कितना बचा, 5,36,500। अब इसमें 11,000 को क्या करना था, प्लस करना है, समझ रहे, प्लस करना है। तो प्लस किया तो कितना मिला, 547,500। तो ये अपना क्या मिल गया, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आ गया बात समझ में। तो हम जैसे बनाए इसको वापस खुद से बनाओ एक बार, फिर अगर कोई दिक्कत होगा तो बताओ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग को इसमें देखो, इसमें हमारा मेन काम क्या है, हमारा मेन काम यहाँ पे कैश पता करना कि ऑपरेटिंग से कितना पैसा बना है, कितना पैसा आया है, कितना गया है। तो सबसे पहले देखो 5 लाख था अपने हाथ में, ठीक है, 5 लाख था, मतलब ये सब काट छाट के जो प्रॉफिट बचा है ना, ये वो है। अब इसमें कुछ नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग जो है वो माइनस कर दिया गया है, तो उसको वापस प्लस करना पड़ेगा। तो कर दिया, जैसे कि डेप्रिसिएशन है, ये तो खर्चा है ही नहीं, ये तो पैसा गया ही नहीं है हाथ से,
ये तो इसमें 5 लाख में वापस प्लस होना चाहिए। वैसे ही और भी चीज़ें हैं, तो जिसको प्लस करना था तो प्लस कर दिया, यहाँ पहुँच गया। और ऐसा कुछ चीज़ है जो नॉन ऑपरेटिंग है, जो कि इस 5 लाख में प्लस हो गया है, तो उसको हटाना पड़ेगा यहाँ से। जैसे कि ये रहा सेल ऑफ गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, ठीक है, ये यहाँ का है नहीं लेकिन ये इसमें घुस गया है, तो इसको हटाना पड़ेगा इसमें, तो हटा दिया यहाँ पे। तो इतना मिला, इसको नाम क्या दिया हम लोग, नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, 577,500। अब शुरू होता है ये वाला करंट एसेट वाला। तो करंट एसेट तुमको पता ही है और करंट लायबिलिटी पता ही है, और प्लस और इंक्रीज होने से क्या करना है, डिक्रीज होने से क्या है करना है, वो सब तुमको खेल मालूम ही है, कर दो और खत्म करो इसको। आया बात समझ में? थोड़ा टेढ़ा है लेकिन करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। आगे बात समझ में? भाई साहब एग्जाम में देखो तुम ये तभी कर पाएगा जब इसका सेम टू सेम 4-5 क्वेश्चन तुम कर लेगा, तब तुम कर पाएगा, क्योंकि थोड़ा सा ये टेढ़ा है, समझ में आ जाना चाहिए 1-2 क्वेश्चन करने के बाद। ठीक है, तो चलो 1-2 क्वेश्चन और कर लेता है कि थोड़ा हमको और ज्यादा क्लियर समझ में आ जाए हम सबको। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो क्वेश्चन, यहाँ पे प्रॉफिट कितना दिया है, 2,50,000, और यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कि हमको प्लस माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, नॉन कैश वाले को प्लस करना पड़ेगा, ठीक है, और कुछ चीजें हैं जिसको माइनस करना पड़ेगा, वो तुमको फॉर्मेट में सारा दे रखा है। अब यहाँ पे कुछ करंट एसेट करंट लायबिलिटी है, तो उसका भी हिसाब किताब निकालना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ आ जाओ, 2,50,000, ये क्या है, इसको क्या नाम देगा तुम, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 2,50,000। अब इसमें तुमको प्लस करना पड़ेगा एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग। तो सबसे पहले देखता है क्या है, देखो यहाँ पे ये देखो गुडविल, ये भी नॉन कैश है, ठीक है, तो ये हम लोग खर्चा में दिखा दिया है गुडविल को, लेकिन पेमेंट तो होता नहीं है, किसी को हम लोग को देना नहीं पड़ता है, तो इसको तुमको प्लस करना पड़ेगा। इसमें ना ये फाइनल हो चुका है, तो इसको वापस प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो गुडविल 2,500, इसके बाद डेप्रिसिएशन भी प्लस करना पड़ता है, तो डेप्रिसिएशन ऑन 25,000। इसके बाद ये रहा लॉस से माइनस कर चुका है, इसको वापस प्लस करना पड़ता है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, कितना, 10,000। इसके बाद प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, कितना, 5,000। तो ये सारा जो जो चीजें प्लस करा जा सकता था हम लोग यहाँ पे लिख दिया है। अब ये बताओ टोटल कितना होगा इसका। ठीक है, तो देखो क्या किया हम लोग, इन सबको प्लस किया तो मिला 42,500। अब ये जो 2.5 लाख है, 2,50,000 है, 2,50,000, इसमें ये सारा प्लस होना चाहिए, तो प्लस कर दिया तो कितना मिला, 2,92,500, 2,92,500। ठीक है, 2,92,500। अब इसमें तुमको कुछ लेस करने वाला आइटम भी होगा, जैसे कि ये वाला, कौन सा, ये वाला गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, कितना है, 3,750, माइनस कर डालो, तुम्हारे हाथ में बचेगा 2,88। तो ये जो निकला है इसको तुम नाम देगा क्या, नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। हम शॉर्ट में लिखा है तो पूरा लिखना, ठीक, नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। चलो यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आ जाता है ये करंट एसेट और करंट लायबिलिटी पे। तो सबसे पहले देखो हम क्या बताया था, करंट एसेट, करंट एसेट अगर डिक्रीज होता है, करंट एसेट अगर डिक्रीज होता है, मतलब स्टॉक है 50,000 का और वो 40,000 हो गया, मतलब स्टॉक 50,000 का था अब 40,000 दिख रहा है। स्टॉक क्या होता है, जो सामान तो हम लोग बेचा होगा तभी ना 40,000 हो गया, 10,000 क्या हो गया, 10 से पैसा आया होगा। तो अगर डिक्रीज होने से प्लस करना हो और इंक्रीज होने से माइनस करना हो, वैसे ही करंट लायबिलिटी उल्टा है, डिक्रीज होने से माइनस, इंक्रीज होने से। इस बात को याद रखना, ये अगर बात याद हो गया तुम्हारा, फिर तुम समझ जाओ कि तुम बना लेगा। तो हम लोग सबसे पहले देखता है ये बीपी, बीपी क्या हो रहा है, बीपी तुम्हारा इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज होने से माइनस करना पड़ता है, तो यहाँ पे लिखेगा तुम लेस, लेस क्यों लिखा, क्योंकि माइनस करना है। और ये क्या है, इंक्रीज, इंक्रीज इन करंट एसेट, और क्या है ये, बी आर, कितना इंक्रीज हुआ है ये, 13,000, यहाँ पे 13,000 लिख डालो। इसके बाद में देखो प्रीपेड एक्सपेंस, 1,000 था 1,500 हो गया, फिर से इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज होने से क्या करना पड़ता है, लेस, कितना कितना, 500, तो यहाँ पे लिखो 500। इसके बाद ये देखो बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, 20,000 था 25,500 हो गया, कितना बढ़ा है, 5,500 बढ़ा है। और बढ़ने से क्या होता है, बढ़ने से प्लस करना होता है, तो एड लिखो, यहाँ पे एड लिखो, एड क्या करना है, इंक्रीज, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, कौन सा है, बीपी, कितना, 5,500 ऐड करना है, 5,500। इसके बाद देखो एक्सपेंसेस पेएबल, ये डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज होने से माइनस करना पड़ता है, तो लेस डिक्रीज इन करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, कौन सा है, एक्सपेंसेस
पेबल कितना 7000। तो ये देखो, ये तीनों जो है वो माइनस करना है, तो पहले इसको टोटल कर। ये हो गया 20,000। इसको क्या करना है माइनस, तो 288,750 में माइनस कर डालो 20,500, तो बचेगा 268,250, 268,250। ठीक, अब इसमें हम तुमको ऐड करना है 5,500 को ऐड करना है, तो ये बचेगा 273,750। इसको तुम नाम क्या देगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इतना, तो अपना इतना प्रॉफिट था। ठीक है, टैक्स देने से पहले इसमें हम लोग जो भी प्लस करना था, ठीक है, उसको प्लस कर दिया, तो इतना मिला। कुछ माइनस करना था, माइनस कर दिया, इतना पहुंचा। इसके बाद में ये करंट और करंट लायबिलिटी, करंट एसेट वाला काम करना पड़ेगा। ठीक है, आ गया बात समझ में। तो ये था अपना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का क्वेश्चन, इस हिसाब से ही तुमको बनाना है। इस क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं ऑपरेटिंग वाला एक्टिविटीज से। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका जो दूसरा वाला टॉपिक है वो चालू करेगा। ठीक है, एक फाइनेंस है और एक इन्वेस्टिंग है, तो उनमें से कोई भी हम लोग देखेगा कि उसमें से कैसे पैसा आता है और कैसे पैसा। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो चलो प्रैक्टिस करो घर पे, 2-4 क्वेश्चन और बनाओ खुद से, और देखो समझ में आया कि नहीं आया। तो बाय बाय।